पीएन द्विवेदी यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का हार्दिक अभिनंदन है। आज मैं सिंदूर की होली को पढ़ाऊँगा जो लक्ष्मी नारायण मिश्र द्वारा लिखित है और सहायक आचार्य में के सिलेबस में ये है। अब मैं शुरू करता हूँ। आचार्य रामचंद्र शुक्ल इनके संबंध में लिखते हैं कि पंडित लक्ष्मी नारायण मिश्र ने अपने नाटकों द्वारा स्त्रियों की स्थिति आदि कुछ सामाजिक प्रश्न या समस्याएं तो सामने रखी ही है। यूरोप में प्रवृत्ति तथा तथ्यवाद का वह खरा रूप भी दिखाने का प्रयत्न किया है, जिसमें झूठी भावुकता और मार्मिकता से पीछा छुड़ाकर नर प्रकृति अपने स्वाभाविक रूप में सामने लाई जाती है। मिश्र जी के संबंध में गिरिराज शर्मा लिखते हैं, स्पष्ट है कि मिश्र जी ने विधवा को समाज का गौरव सिद्ध किया है। मिश्र जी ने एक कथन में गिरिराज शर्मा ने लिखा है कि मिश्र जी ने विधवा को समाज का गौरव सिद्ध किया है, जबकि भारतीय समाज में विधवा के लिए कोई सम्मानजनक स्थान नहीं है। शुभ कार्यों में विधवा की उपस्थिति भी अशुभ मानी गई है। सिंदूर की होली लक्ष्मी नारायण मिश्र का सर्वश्रेष्ठ नाटक है, जिसमें उन्होंने चिरंतन नारीत्व की समस्या का प्रतिपादन किया है। इस नाटक में मिश्र जी ने नारीत्व की समस्या का प्रतिपादन किया है। नाटककार ने समकालीन भारतीय समाज में स्थित नारी समस्याओं का अंकन विभिन्न पात्रों के द्वारा किया है। सिंदूर की होली नाटक का प्रकाशन 1931 में हुआ था। 1931 में ये प्रकाशन हुआ था। नाटक के पात्र के बारे में जानते हैं। मुरारी लाल, जो कि एक डिप्टी कलेक्टर के पद पर आसीन थी। डिप्टी कलेक्टर के पद पर कौन आसीन था? मुरारी लाल, जिसने 10,000 रुपये लेकर रजनीकांत नामक लड़के की हत्या हत्या का मार्ग निरापद कर दिया था। 10,000 रुपये का घूस लेकर के रजनीकांत नामक लड़के का हत्या का मार्ग निरापद किया था, उन्हें खोल दिया था। ये पूछा जा सकता है कितने हज़ार घूस लिया था, तो 10,000। अब कांता मुरारी लाल की बेटी है, जो कि रजनीकांत से प्रेम करती है और मृत रजनीकांत के हाथों अपनी मांग में सिंदूर भरकर उसकी विधवा बन जाती है। ये पूछा जा सकता है कि मृत रजनीकांत से शादी कौन करता है, तो यहाँ जो है चंद्रकांता हो जाएगा। कहीं कहीं चंद्रकला भी दिया गया है इसमें। मनोरमा रूढ़िवादी सोच वाली स्त्री और चंद्रकांता की विरोधी है, यह भी महत्वपूर्ण है। भगवंत सिंह, रजनीकांत की हत्या करने वाला भगवंत सिंह। ये बहुत महत्वपूर्ण है। रजनीकांत की हत्या कौन करता है? भगवंत सिंह। रजनीकांत कौन है? ये चंद्रकांता का प्रेमी है। इस नाटक के दो पात्र हैं, मनोरमा और चंद्रकांता, जो एक दूसरे के विरोधी हैं। ये पूछा जा सकता है कि एक दूसरे के विरोधी पात्र कौन है। चाहे भी पूछ सकता है कि मनोरमा का विरोधी कौन है या चंद्रकांता का विरोधी कौन है। मनोरमा जो कि विधवा का समर्थन करती है और चंद्रकांता रोमांटिक प्रेम का। मनोरमा विधवा विवाह का विरोध स्वयं बुद्धिवाद का विरोध करने लगती है, जबकि चंद्रकांता रोमांटिक का तर्क बुद्धिवाद हो जाता है। रोमांटिक भावुकता और यथार्थवादी बुद्धिवाद की टकराहट मिश्र जी के नाटकों में प्रस्तुत हुई है। नाटक के सभी पात्र भावुकता से परिपूर्ण हैं। मिश्र जी के नाटक में पात्र अंदर से भावुक और बाहर से बुद्धिवादी चित्रित हुए हैं। मुख्य बिंदु देखते हैं।
अंकों की संख्या इसमें 3 है। ये जो है महत्वपूर्ण है, इसमें अंकों की संख्या 3 है। तीनों अंकों में दृश्य का स्थान एक ही है, डिप्टी कलेक्टर मुरारी लाल के बंगले की बैठक। तीनों अंकों में दृश्य का यह स्थल जो है एक ही है, ये भी महत्वपूर्ण है। और वो है मुरारी लाल के बंगले की बैठक। पहला दृश्य 9 बजे का है, पहला दृश्य 9 बजे सुबह का है। दूसरा दृश्य सांध्य काल का है और तीसरा दृश्य रात्रि 10 बजे का है। इस तरह ये तीनों दृश्य जो है 12-13 घंटे में ही समाप्त हो जाते हैं। दिन वर्षा काल का है, ये वर्षा काल है। समस्या नाटकों के क्रम में यह उनका 5वां नाटक है। यह भी पूछा जा सकता है कि सिंदूर की होली नाटक कौन सा नंबर का नाटक है? ये 5वां है। इस नाटक के कथानक की अवधि केवल 12 से 13 घंटे है। महत्वपूर्ण ये नाटक है। नाटक की कथा 9 बजे सुबह में शुरू होती है तथा कथा की अंतिम घटना 10 बजे रात्रि में बीत जाती है। यह नाटक नायिका प्रधान है। बहुत महत्वपूर्ण ये है, ये नायिका प्रधान नाटक है और वह नायिका चंद्रकला या चंद्रकांता है। नारी को पश्चिम ने अधिक समझा है और पूर्व की नारी की ही नारी का सहज रूप है। इस पक्ष पर भी नाटककार ने विचार किया है। नाटक में मनोरमा वैधव्य का समर्थन करती है और चंद्रकला रोमांटिक प्रेम का साधन और संपन्न व्यक्ति की मानसिकता को दिखाया गया है। इसमें साधन संपन्न व्यक्ति की मानसिकता को दिखाया गया है, निस्वार्थ और आदर्श प्रेम को दिखाया गया है। इस पक्ष पर भी नाटककार ने विचार किया है कि नाटक में मनोरमा वैधव्य का समर्थन करती है और चंद्रकला रोमांटिक प्रेम का। साधन और संपन्न व्यक्ति की मानसिकता का इसमें वर्णन तो है ही है। गुनहगारी प्रवृत्ति को बढ़ावा दिखाया गया है और निर्दोष की हत्या का चित्रण इसमें दिखाया गया है, जो विधवा के स्वरूप का भी वर्णन हुआ है और रोमांटिक भावुकता और यथार्थ बुद्धिवाद और में टकराहट का चित्रण किया गया है। इस नाटक में समाज में विधवा का स्थान और विधवा विवाह का प्रश्न उठाया गया है। जैसा कर्म वैसा फल की अभिव्यक्ति की गई है। इस नाटक में जैसा कर्म वैसा फल बताया गया है। चंद्रकला के बारे में डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद ने लिखा है, चंद्रकला नए विचारों वाले परिवार में जन्मी है। उसने नई शिक्षा पाई है और नए युग की चेतना में उसका संस्कार हुआ है। डॉक्टर लक्ष्मीनारायण भारद्वाज के मत में चंद्रकला ने सिंदूर की होली खेली है। उसने सच्चे मन और आत्मा से अपने आप को समर्पित किया है। नाटक के मुख्य अंश कौन है, इसे देख लेते हैं। ये मुख्य अंश क्या है, इसे देखते हैं। तुमको और मनोज शंकर को प्रसन्न कर रखने में अगर मेरा सब कुछ बिगड़ जाए तब भी मुझे चिंता नहीं है। यह किसने कहा था? ये महत्वपूर्ण कथन है, मुरारी लाल का है, जो कलेक्टर है। उसकी आकृति से लड़कपन की सरलता झलकती है। चंद्रकला के लिए कहा गया है। आजकल की शिक्षा में शब्दों का खिलवाड़ खूब सिखलाया जाता है। शब्दों का खिलवाड़ आजकल की शिक्षा में खूब सिखलाया जाता है, ये भी मुरारी लाल का कथन है। झूठ का रोजगार तो आप लोग देहातों में करते हैं। लगान वसूल करने वक्त और बिरादरी में माहिर अली का कथन है भगवंत के प्रति। ये कथन जो है बहुत महत्वपूर्ण है, इसे आप ध्यान दीजिएगा। पट्टीदार और दाल गलाने की चीज़ें होती हैं। दाल गलाए जाने पर मीठी होती है और पट्टीदार गल जाने पर काबू में रहता है। भगवंत मान का कथन है, संसार में कोई भी पूरे तौर पर सुखी तो रहने नहीं पाता है, यही संसार की लीला है। ये मुरारी लाल का कथन है। हम लोग
मनुष्य और उसके अधिकार का रक्षा के लिए कुर्सी पर नहीं बैठते। हम लोगों का काम है केवल कानून की रक्षा करना, मुरारी लाल ने कहा था। अब के सोचे ना बनेगा, मालिक सीताराम हो, चंद्रकला का गान है। जिस वस्तु का अनुभव ही नहीं, उसके अभाव का दुख क्या, मनोरमा का कथन है। कला की भावना किसके भीतर नहीं होती। शिक्षा और कला का संबंध कुछ नहीं है। कला का आधार तो है विश्वास और शिक्षा का संदेह। इन दोनों को एक ही साथ रख देना दो शत्रुओं को बांधकर एक साथ समुद्र में फेंक देना है, मनोरमा का कथन है। जो स्वभाव है वह कमल ताल के कीचड़ में उगेगा, लेकिन गंगा के बालू में नहीं, मनोरमा का कथन है। आग के निधुन हो जाने पर उसकी दाहक शक्ति बढ़ जाती है, ये मनोरमा का कथन है। प्रेम दो चार से तो हो नहीं सकता, और फिर अब प्रथम दर्शन में प्रेम का समय भी नहीं रहा। वह तो युग दूसरा था, जब हृदय का रस संचित रहता था और अनायास किसी ओर से और वह उठता था। चंद्रकला तक का कथन है। सत्य तीक्ष्ण होती है, यह भी चंद्रकला ने कहा था। मुझे अपना घर बनाना है, मनोरमा ने कहा है। कानून दंड देगा, कला क्षमा करेगी। कानून संदेह करेगा, कला विश्वास करेगी, ये मनोरमा का कथन है। ये महत्वपूर्ण कथनों में से एक है। कला की साधना अपने लाभ के विचार से नहीं होती, मनोरमा ने कहा है। सत्य का सूत कच्चा था, कितनी जल्दी टूट गया, मनोरमा का कथन है। पुरुष आँख के लोलुप होते हैं, विशेषतः स्त्रियों के संबंध में। मृत्युशैया पर भी सुंदर स्त्री इनके लिए सबसे बड़ा लोभ हो जाती है, ये मनोरमा का कथन है। विषाद का स्वर न बजाकर आनंद का स्वर बजाया करो। सुई ले लेकर जीना अच्छा नहीं है, मनोरमा का कथन है मनोज शंकर के प्रति। पुरुष का सबसे बड़ा रोग स्त्री है और स्त्री का सबसे बड़ा रोग पुरुष है। ये बहुत महत्वपूर्ण कथन है, ये मनोरमा का है। आत्मघाती पिता के पुत्र के लिए संसार में सम्मान कहाँ, ये मनोज शंकर का है। उसका हाथ मैंने इसलिए नहीं पकड़ा था कि मैं उसे स्त्री बनाऊंगा, उसका हाथ तो मैंने इसलिए पकड़ा था कि मैं जीवन भर अविवाहित रहूंगा, मनोज शंकर का कथन है। बहुत से लोग जीवन की शिक्षा की ओर ध्यान नहीं देते, इसलिए उपदेशक और दार्शनिक बनते हैं, लेकिन उसे सुनते हैं, समझते हैं, मेरी तरह शायद व्यंग करते हैं, मनोज शंकर का ये कथन है। प्लेटो के प्रजातंत्र में कवि को कोई स्थान नहीं मिला था। स्त्री के प्रेम तंत्र में बुद्धि और ज्ञान को कोई स्थान नहीं मिला, ये मनोज शंकर का कथन है। प्रेम करना विशेषतः स्त्री के लिए कभी बुराई नहीं। स्त्री जात की स्तुति केवल इसलिए होती है कि वे प्रेम करती है। प्रेम के लिए ही उनका जन्म होता है। स्त्री चरित्र की सबसे बड़ी विभूति, उसका सबसे बड़ा तत्व प्रेम माना जाता है, और उस पर भी यह तो उसका पहला प्रेम है, उसमें बुराई कहाँ है। प्रेम वकील से राय लेकर, जज से अधिकार पत्र लेकर तो किया नहीं जाता। जो बात स्वतः स्वभाव है, प्रकृति है, वह तो चरित्र का गुण है, अवगुण नहीं, मनोज शंकर का ये कथन है। इसमें जो भी कथन है बहुत महत्वपूर्ण है, उसे आप लोग ध्यान दीजिएगा। कवि और गायक भावुक जीव होते हैं, ये डॉक्टर का कथन है, ये भी महत्वपूर्ण है। कवि और गायक भावुक जीव होते हैं, डॉक्टर का कथन है। प्रकृति के रास्ते पर लौट आना, निरोग होना दोनों बराबर है, मनोज शंकर का कथन है।
तुम्हारी समझ में विधवाएं समाज के लिए कलंक हैं। मैं समझती हूँ समाज की चेतना के लिए विधवाओं का होना आवश्यक है। मनोरमा का कथन है मनोज शंकर के प्रति। यह कयामत की रात है, आज दुनिया का निशान मिट जाएगा। माहिर अली का कथन है, ये भी महत्वपूर्ण है। माहिर अली का कथन, वो कह कर एक बार फांसी पड़ जाना रोज फांसी से अच्छा है। ये भी माहिर अली का कथन है, महत्वपूर्ण है। स्त्री का हृदय सर्वत्र एक है, क्या पूर्व क्या पश्चिम, क्या देश क्या विदेश। ये चंद्रकला का कथन है, जो महत्वपूर्ण कथनों में से एक है। मेरे भीतर आज चिरंतन नारित्व का उदय हुआ है। ये चंद्रकला का कथन है। भावुकता और विक्षोभ के अवसर पर निकले हुए शब्द संस्कारों की मर्यादा इस तरह नहीं मिटा सकते, और इसलिए कि आदर्श उनका आधार नहीं होता, परीक्षा की आंच में ठहर भी नहीं सकते। ये मनोरमा का कथन है। अब हम सारांश देखते हैं। ये जो है सिंदूर की होली का सारांश देखते हैं। चंद्रकला डिप्टी कलेक्टर मुरारी लाल की एक मात्र संतान है और उसकी आयु 20 वर्ष है। ये ध्यान दीजिएगा, चंद्रकला की आयु 20 वर्ष है। उसके मुख पर एक प्रकार की सरलता है, अल्हड़पन है। चंद्रकला का पालन पोषण और शिक्षा दीक्षा पाश्चात्य वातावरण में हुई है, और इसी कारण उसके विचारों तथा व्यवहार में स्वच्छंदता है। चंद्रकला स्वच्छंद तथा उन्मुक्त प्रेम की पक्षधर है। चंद्रकला स्वच्छंद तथा उन्मुक्त प्रेम की पक्षधर है। प्रथम दृष्टि में ही उसे रजनीकांत में से प्रेम हो जाता है, तथा यह जानते हुए भी कि रजनीकांत विवाहित है, वह उसे प्राप्त करने की इच्छा रखती है। चंद्रकला रजनीकांत की निर्मल मुस्कान, रत्नारी आँखों तथा माथे पर झूलती हुई घने काले बालों की 2-4 लटों पर अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देती है, और अस्पताल जाकर मित्र प्राय रजनीकांत की उंगलियों से अपने माथे पर सिंदूर लगाकर सिंदूर की होली खेलती है। रजनीकांत के प्रति वह पूरी तरह समर्पित है। मरासन रजनीकांत को देखने वह अस्पताल जाती है। उसे न अपने पिता के मान सम्मान का ध्यान है और न समाज का डर। उसके पिता मुरारी लाल उसके इस कृत्य पर बहुत क्रोधित होते हैं और कठोर स्वर में पूछते हैं, मुरारी लाल, शाम को गई थी अस्पताल में, जोर से बोलती क्यों नहीं? चंद्रकला धीमे स्वर में, जी। मुरारी लाल, जी, क्या मेरे सामने लाज आ रही है? और भरे अस्पताल में उसके सिर पर हाथ रखने में, उसके तलवों को सहलाने में लाज नहीं आई थी? मैं कल किस मुंह से कचहरी जाऊंगा? मुमकिन है कि कलेक्टर सुने तो समझे कि मैं चंद्रकला वहाँ से जाना चाहती है। कहाँ चली? ठहर जा, मैं हागिर्ज ऐसी बातें बर्दाश्त नहीं कर सकता। रजनीकांत की मृत्यु का समाचार सुनकर चंद्रकला अपना श्रृंगार करती है और गले में चंद्रहार पहनकर तथा मांग में सिंदूर डालकर कहती है, आज मैं भी विधवा हो गई। उसके इस उन्माद पर मनोरमा दुखी होकर उसे समझने का प्रयास करती है, लेकिन चंद्रकला अपने वैधव्य को आत्मज्ञान करती है। चंद्रकला, छी, उन्माद क्यों होगा? मेरे भीतर आज चिरंतन नारित्व का उदय हुआ है। मेरी चेतना आज मेरे चारों ओर फैल रही है। चंद्रकला अपने वैधव्य को अमर बनाना चाहती है, लेकिन मनोरमा जानती है कि यह क्षणिक आवेश है, मात्र भावुकता है। इसलिए वह कहती है, तुम क्या समझती हो? वैसी हंसी, मुस्कान, शरीर की सुंदरता और उसका विकास, आँखों की बिजली और बालों का उन्माद, उस कोटि का चारों ओर हाथ उठाकर इतने बड़े संसार में दूसरा न होगा। और तुम्हारा
तुम्हारी दानशील प्रवृत्ति वहाँ भी न उलझ जाएगी। चंद्रकला का मत है कि पुरुष ने रोटी और कपड़े की आड़ में नारी को गुलाम बनाया तथा जब तक नारी अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो जाएगी तब तक उसके उद्धार की कोई संभावना नहीं है। ये कथन जो है महत्वपूर्ण है चंद्रकला का, इसलिए आप लोग ध्यान दीजिएगा। हमारा स्त्रियों का निर्माण भी उन्हीं उपकरणों से हुआ है जिनसे पुरुषों का हुआ है, लेकिन तब भी वह हम पुरुषों की गुलामी में सदैव से चली जा रही हैं और हमारे भीतर कभी संदेह पैदा नहीं हुआ। ऐसा क्यों है? चंद्रकला नारी की इस दास्ता का मुख्य कारण नारी के उन गुणों को मानती है जिनकी प्रशंसा करके पुरुष न उसे बेड़ियों में बांध दिया और अपनी प्रशंसा से आत्ममुक्त हुई नारी पुरुष के समक्ष सदैव के लिए समर्पित हो गई। कभी त्यागमयी, कभी स्नेहमयी, कभी प्रेरणामयी, तो कभी वात्सल्य की देवी बनाकर पुरुष उसे छलता रहा, उसका शोषण करता रहा। चंद्रकला के अनुसार अपनी मुक्ति का प्रयास नारी को स्वयं करना है तथा पुरुष की चार हाथ की सेज को ही अपना संसार मानने की मानसिकता से बाहर आना है। चंद्रकला को सामाजिक रूढ़ियों के बंधन स्वीकार नहीं है। विवाह के अवसर पर होने वाले वेद मंत्रों, शंखध्वनि, हवन, ब्रह्मभोज आदि को वह अर्थहीन मानती है। ये ध्यान दीजिएगा आप लोग। विवाह के समय वेद मंत्रों, शंखध्वनियों, हवन या ब्रह्मभोज आदि को अर्थहीन मानने वाली कौन सा पात्र है? ये चंद्रकला है। सामाजिक परंपराओं की पूर्णतया उपेक्षा करते हुए वह अस्पताल में मरासन रजनीकांत के हाथों से अपनी मांग में सिंदूर लगवाकर स्वयं को विवाहित कहती है और मनोरमा के विरोध करने पर अपने वैधव्य का औचित्य सिद्ध करते हुए कहती है, तो विवाह तो मेरा भी हो गया, 1000-2000 आदमी भोजन न कर सके, 10-20 बार शंख न बजा, थोड़े से मंत्र और श्लोक न पढ़े गए, यही न? चंद्रकला अपने मत को ही शास्त्र मानती है। अनुभूति को महत्व देकर मानसिक सामाजिक परंपराओं की उपेक्षा करती है। मनोरमा के वैधव्य को वह रूढ़ियों की देन मानती है, क्योंकि जिस पुरुष को देखा ही न हो उसके नाम रूपी डोर से बंधकर वैधव्य को ढोना नितांत रूढ़िवादिता ही है। चंद्रकला भावुकता से आक्रांत है और अपने क्रियाकलापों में वह तथ्यों की अपेक्षा भावनाओं को अधिक महत्व देती है। वह अपनी प्रेम भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रख पाती और मनोरमा से रजनीकांत का चित्र बनवाती है। मनोरमा से रजनीकांत का चित्र कौन बनवाता है? चंद्रकला। मनोरमा का मत है कि चित्र को रजनीकांत की पत्नी के पास भेज देना चाहिए, किंतु चंद्रकला को यह स्वीकार नहीं है। वह उसे सदैव अपने पास रखना चाहती है तथा मनोरमा किसी तरह यह चित्र उसकी स्त्री के पास पहुंचाना चाहिए। चंद्रकला खूब कह रही हो, सिर हिलाकर चित्र बनवाया मैंने और भेज दी उसके पास। मनोरमा, दान कर दो अपनी तरह से, उसे इसकी ज़रूरत है। चंद्रकला, दूसरा बना दो। ये रहा ये पूरा सिंदूर की होली नाटक। ये आपको कैसा लगा इसे आप ज़रूर बताएं। इसे 1 से 2 बार रिपीट करेंगे, उतना में जो है आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। इससे बने क्वेश्चन बाहर नहीं जाएंगे, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो। बहुत बहुत धन्यवाद।